अरे तुम बोले कि हम तो लेके चलते हैं। एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, लाठी वाठी मत चलाइए। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए प्लेन। कहा जाता है कि जब किसी छोटे बंदे को बड़ा मंच मिल जाए तो अक्सर औकात वो अपनी औकात दिखा ही देता है। सौरभ द्विवेदी नामी शख्स जो ललन टॉप नाम का एक चैनल चलाता था और शायद अब उससे निकाल भी दिया गया है, ये शख्स पिछले दिनों सभी लोगों के हाथों जलील हो रहा था क्योंकि इसने राजपाल यादव जैसे बाकमाल अदाकार के ऊपर एक पर्सनल जोक किया। डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। कि उन्होंने कर्जा देना है, पैसा देना है। अब वो बेचारे आगे से बिल्कुल ऐसे एक रूह हसी सा चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़े, मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ ना। और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स ने भी उनके हक में फिर पोस्ट करना शुरू की और ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी को जलील किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस शख्स को, ये जो बड़ा पढ़ा लिखा और खुद को एक बड़ा एनालिस्ट साबित करने की कोशिश करता है, इसे जरा थोड़ा सा एक्सपोज किया जाए, जरा इसके चेहरे से नकाब हटाया जाए जिसने सहाफत के नाम पर एक ऐसा तमाशा रचाया हुआ है जिसकी मिसाल जदीद दौर में नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ सौरभ द्विवेदी की, वो शख्स जिसने द ललन टॉप के जरिए हिंदी सहाफत में एक नया रंग भरने का दावा तो किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी असलियत एक ऐसे मोहरे के तौर पर सामने आई जो सिर्फ एक खास सियासी बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ओरिजिनल रहें, रियल रहें, एक्टिंग कितनी देर करोगे, खौफ में कितनी देर रहोगे। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम उन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे कि किस तरह एक सहाफी ने अपने ज़मीर और सहाफती असूलों का सौदा किया और किस तरह इसकी नाम नेहाद अक्लमंदी दरअसल एक ऐसी बेवकूफी साबित हुई जिसने इसके अपने ही बनाए हुए कले को जमीन बोस कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सौरभ द्विवेदी का सहाफती अंदाज क्या था। वो एक ऐसा लबो लहजा इस्तेमाल करते थे जिससे ये तासुर मिले कि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। पढ़ना सिर्फ किताबें नहीं है, लोगों को पढ़ना है। आम आदमी की बात करते हैं और सियासी तबके से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो आपको महसूस होगा कि ये सब एक बहुत बड़ी अदाकारी थी। उनका बीजेपी की तरफ झुकाव कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। जब भी हुकूमत की किसी बड़ी नाकामी पर सवाल उठाने का वक्त आता है तो सौरभ द्विवेदी ऐसे गैर मुतल्लिका मौजूआत या ऐसी मंतक ले आते हैं जिससे असल मसला पसे पुश चला जाता है। ये वो स्टुपिडिटी है जिसे वो अपनी महारत समझते हैं। उनके देखने वाले अब इतने नादान नहीं रहे कि वो उस प्रोपेगेंडे को समझ न सके। उनके सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक नुपुर शर्मा का मामला था। उस वक्त जब पूरे मुल्क में एक हिजान की कैफियत, सौरभ द्विवेदी और उनकी टीम ने जिस तरह से सिलेक्टिव फैक्ट चेकिंग की, उसने उनकी साख को बुरी तरह मुतासिर किया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत गैर जानिबदार हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक मखसूस रुख पेश कर रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने दूसरे फरीक का मौकफ क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने ये उज़्र पेश किया कि राब्ता नहीं हो सका। नुपुर शर्मा से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया था, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। ये वो मकाम था जहां से उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि ये ललन टॉप दरअसल एक सियासी एजेंडे का आलाकार बन गया है। फिर बात आती है उनके सोशल मीडिया रवैये की। एक सहाफी के लिए लाजिम है कि वो अपनी जुबान और अपने ख्यालात में तवाज़ुन रखे। चल गई उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? कोई चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? लेकिन सौरभ द्विवेदी ने कई बार ऐसे ट्वीट्स किए जिनसे उनकी ज़हनी पस्ती का अंदाजा हुआ। वो कॉन्डम वाला ट्वीट जिसमें उन्होंने एक मखसूस सियासी सोच रखने वालों को निशाना बनाया, वो किसी भी तरह एक पढ़े लिखे सहाफ़ी को जेब नहीं देता था। इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि उनके अंदर छुपा हुआ एक ट्रोल किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। जब उनको लगा कि अब पानी सर से गुजर गया है तो उन्होंने मुआफ़ी मांग ली, लेकिन क्या एक मुआफ़ी से वो ज़हनियत तब्दील हो जाती है जो आपके लाशऊर में बैठी हो? हरगिज़ नहीं। आपको याद होगा 2026 में इन्होंने पाकिस्तान और मुसलमान जो भारत में रहते हैं उन लोगों को टारगेट करने के लिए, उन्हें जलील करने के लिए एक मुसलमान बराए नाम जावेद अख्तर को लाकर बैठा दिया अल्लामा शुमाइल के मद्दे मुकाबिल कि शायद इस तरीके से मुसलमानों को जलील किया जाएगा। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मुफ्ती शुमाइल ने ये साहब यानी जावेद अख्तर साहब को ऐसे नाकों चने चबवाए। एक तो नाक उनकी इतनी लंबी है, उस नाक से जब चने चबवाए तो मजा ही आ गया। लोगों ने अल्लामा शुमाइल को बहुत ऊपर रैंक किया और जो जावेद अख्तर साहब हैं उन्हें बहुत नीचे डाउनग्रेड कर दिया, जलील किया। और उसमें ललन टॉप साहब, सौरभ द्विवेदी साहब जो मॉडरेटर थे, वो भी जलील होना शुरू हुए। अब आते हैं उनके हालिया इस्तीफे की बात पर जो 2026 के आगाज में मंजर आम पर आया। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहाँ पर समाप्त होगा। ललन टॉप से उनका जाना कोई मामूली वाक़या नहीं था। कहने को तो ये एक प्रोफेशनल फैसला था, लेकिन इसके पीछे
छुपी कहानियां कुछ और ही बताती हैं। जराए का कहना है कि सौरभ द्विवेदी को यह गलतफहमी हो गई थी कि वो इदारे से बड़े हो चुके हैं। उनका ये तकब्बुर कि वो जो चाहेंगे वही होगा उनके जवाल का सबब बना। जब आप एक कॉर्पोरेट ढांचे में रहकर अपनी मनमानियां शुरू कर देते हैं और सहाफत को अपने जाती मफादात और सियासी ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो अंजाम यही होता है। उन पर भी ये इल्जामात लगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश हुकूमत के खिलाफ कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जो उनके मालिकान को पसंद नहीं आए। लेकिन क्या ये वाकई सहाफती आजादी थी या फिर किसी और डील का हिस्सा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब सौरभ ने कभी वाज़ेह तौर पर नहीं दिया। सौरभ द्विवेदी की सहाफत दरअसल इंफोटेनमेंट का एक मलगूबा थी, जहां मालूमात कम और तमाशा ज्यादा होता था। वो किस्से कहानियां सुनाने में तो माहिर थे, लेकिन जब बात ठोस हकाइक और मुश्किल सवालात की आती तो वो दाएं बाएं आए शाए निकल जाते। उनकी बीजेपी की हिमायत कोई छुपी हुई बात नहीं थी। वो बड़ी महारत से मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को इस तरह पेश करते थे जैसे उनसे बेहतर कोई हल हो ही नहीं सकता, और अगर कभी तनकीद करना भी पड़ती तो वो इतनी हल्की होती कि इसका कोई असर नहीं होता था। ये वो फिक्स्ड फाइट थी जो वो बरसों से लड़ रहे थे। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि वो छोटे शहरों के नौजवानों को अपनी जबान और देसी अंदाज से मुतासिर करें और फिर खामोशी से उनके जहनों में एक मखसूस सियासी सोच भर दें। ये एक खतरनाक खेल था जो उन्होंने खेला, लेकिन आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर चीज का पोस्टमार्टम होता है, सौरभ द्विवेदी का ये जादू खत्म हो गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए कि जनाब आप अपोजिशन से तो बहुत सख्त सवालात पूछते हैं, लेकिन जब बारी इक्तदार की आती है तो आपका लहजा इतना नर्म क्यों हो जाता है? उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो वो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा कांग्रेस के बताओ कौन भारत तोड़ के गया? तो नाम तुम उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? नरेंद्र तो मोदी जो के बारे में राष्ट्रहित क्या की बात सोचते हो? करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। उनके दौर में ललन टॉप पर जो स्कैंडल्स हुए, चाहे वो माली मामलात हों या इदारती पॉलिसियां, हर चीज ने ये इशारा दिया कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सौरभ द्विवेदी ने अपने गिर्द ऐसे लोगों का हसार बना लिया था जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। जब एक सहाफी अपने इर्द गिर्द तनकीद करने वालों के बजाय चापलूसों को जमा कर लेता है तो उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है और जवाल शुरू हो जाता है। उनकी बेवकूफ़ी ये थी कि उन्होंने समझा कि वो हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहेंगे। आज सौरभ द्विवेदी जिस मकाम पर हैं वहाँ उनकी वो चमक दमक नहीं रही। लोग अब उन्हें एक संजीदा सहाफी के बजाय एक सियासी टाउट के तौर पे देखते हैं। उनका नाम अब सहाफियों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, उन सहाफियों की जिन्होंने इक्तदार के ऐवानों में रसाई के लिए अपने कलम का सौदा किया। उनकी दास्तान उन तमाम नए आने वाले सहाफियों के लिए एक सबक है कि शोहरत और पैसा आर्जी है, लेकिन आपका किरदार और आपकी सच्चाई ही वो चीज है जो आपको तारीख में जिंदा रखती है। सौरभ द्विवेदी ने तारीख के गलत रुख पर खड़े होने का इंतखाब किया और आज वो अपनी इसी बेवकूफ़ी का खमियाजा भुगत रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू वो नौजवान हैं जो सौरभ द्विवेदी को अपना आइडियल मानते थे। उन्होंने इन नौजवानों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। उनके जाने के बाद ललन टॉप की हालत क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि सौरभ द्विवेदी ने अपने पीछे जो तनाज़ात छोड़े हैं वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इनका गैर अखलाकी रवैया उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। याद रखिए दोस्तों कि जो लोग अपनी दुकान चमकाते हैं किसी शख्स के साथ अपनी जात का सौदा करके या अपने ज़मीर का सौदा करके, उनकी जिंदगी में कभी भी इज्जत नहीं आ सकती। इनके जितने इंटरव्यूज हैं उसमें आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े महान एक्टर्स के साथ बड़े खुलकर और बड़े उनके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, और एक्टर तो होता ही अदाकार है, उसको कोई फलसफी समझना या उसको लार्जर देन लाइफ समझना अपनी जात में एक एहसास कमतरी का शिकार होने की निशानी। तो दोस्तों इस पूरे मामले में आप लोगों की जो राय है मुझे उसका इंतजार रहेगा। ये एक पाकिस्तानी नजरिया है क्योंकि हम भी इसको फॉलो करते रहे बहुत अरसे तक, लेकिन अब इसकी हकीकत हम पर खुल चुकी है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।